या सो इन टुडेज क्लास हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल स्टडी इंडियन पॉलिटी बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेसिकली सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे में इसमें पढ़ना है, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अभी ये लोग, ओ माय गॉड, वेट, अभी ये लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मुझे क्लास ज्वाइन करने के लिए, जबकि मैंने लिंक कब का भेज रखा है। इट्स नॉट फेयर। ओके फाइन, नो इश्यूज। Yeah, is my screen visible to you all? Okay, fine. हाँ ठीक है। सो इंडियन पॉलिटी, राइट। यहाँ पे आई थिंक मोस्टली लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों में से, राइट। बहुत लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है ना। जो लोग हैं वो यस लिखें जरा चैट बॉक्स में। तो आई होप आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी, आई मीन पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11-12 में पढ़ा ही होगा। एंड जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है, दे हैव स्टडीड इंडियन पॉलिटी टिल क्लास 10th, आई गेस, राइट। फिर चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के बोर्ड से हो, तो वहाँ पे एनसीईआरटी की किताब में आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटी करके, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। सो आज हम उन्हीं चीजों को दोबारा से एक अच्छे तरीके से डीप में ही, समझिए डीप में ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, सो दैट कि आपको जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को जीएस में एक पार्ट होता है इंडियन पॉलिटी, और बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो जीएस का ये पार्ट है, तो उसमें पूछेंगे जी के जीएस का पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बोला गया है कि इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्या बोला गया है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया, तो इसको हम बोल सकते हैं सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया। ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिकली जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल में आप देख लो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है। एंड एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या? जो एग्जाम्पल आप ले लो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एग्जाम्पल में ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हुआ कि एक प्रॉपर वे में उसका एक बुक में हर चीज को लिखा गया है, ठीक है, जो भी चीजें हैं बुक में एक लिखा गया है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है। बट जो ब्रिटिश का है वो अनरिटन है, वहां पे कोई ऐसा नहीं स्पेसिफिक एक बुक है उसमें ये सारे आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड जो भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स लिखे गए, वो सब ऐसा नहीं है। तो ब्रिटिश एक एग्जाम्पल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जाम्पल है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या कहेंगे? रिटन और अनरिटन? रिटन, ओके। या सो अब देखिए,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये भी याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स बोल दो, जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, कौन से फॉर्म में है ऑडिएबल? ऑडिएबल मीन्स, देखिए वो रिटन फॉर्म में एक बुक नहीं है। जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जैसे हमारे जैसा ना, वो अनरिटन है। वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है या फिर कोई भी चीजें कोई भी पॉलिसीज बनानी होती है, तो वहाँ पे देखो, एक तो हमारा वहाँ पे मोनार्की भी है, पार्लियामेंट भी है, तो वहाँ पे अलग सिस्टम है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर बुक नहीं है इंडियन का, मतलब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर बुक है। ठीक है, तो हम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे नहीं। जो क्वेश्चन बेसिकली आपको आएगा इस टाइप का कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है या अनरिटन है, तो आपको लिखना है अनरिटन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पूछा जाता है कि ये रिटन है या अनरिटन, तो इट इज रिटन एंड इट हैज अ प्रॉपर बुक, proper shape, and the Indian constitution is the lengthiest written constitution in the world, ये बोल दो। ठीक है, so I was talking about कि the idea to have a constitution, कि हमारे इंडिया में ये आइडिया किसने दिया कि हमें एक कंस्टिट्यूशन की होना भी चाहिए, ताकि एक हमारा गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर वे में किसी लॉ को, रूल को फॉलो करते हुए चले। ठीक है, तो किसने आइडिया दिया था? तो द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय ये एक एमिनेंट कम्युनिस्ट थे उस टाइम के, 1934 के टाइम के, उस समय के। ये कम्युनिस्ट समझते होंगे आप लोग। ठीक है, एक आइडियोलॉजी भी है कम्युनिस्ट। ठीक है, तो इस पे हम नहीं जाएंगे, बहुत ही डीप टॉपिक है। बस समझिए कि जो एम एन रॉय थे, ही वॉज एन एमिनेंट कम्युनिस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि एक अच्छे खासे कम्युनिस्ट थे उस टाइम के। बट यस सर, 1925 में सीपीआई आया था। कुछ नवाज, हम टॉपिक पे चलेंगे। सीपीआई की मैंने बात ही नहीं की। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड एम एन रॉय कौन थे? तो आप बोल सकते हैं कि ही वॉज एन एमिनेंट कम्युनिस्ट ऑफ दैट टाइम। एंड जो ये आइडिया है, लेटर दिस आइडिया वाज ऑफिशियली अडोप्टेड बाय होम? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कब अडेप्ट किया गया इस चीज को? एक साल बाद, इन 1935। तो ये जो आइडिया एम एन रॉय ने दिया, इसको 1935 में INC ने अडेप्ट कर लिया। ठीक है, और द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अब उस टाइम तो हमारा लाइक हमें तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उन्होंने डिमांड किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया 1940 में। याद रखिएगा, ये सारी जो मैं डेट्स बता रहा हूँ, जो भी टर्म्स बता रहा हूँ, जो भी नेम्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि INC 1935 में जो आइडिया दिया था एम एन रॉय ने 1934 में, तो INC ने 1935 में उस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया और उस डिमांड को पेश किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 1940 में फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया इस डिमांड को, और एज एन ऑगस्ट ऑफर बोला जाता है इस डिमांड को। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। ओके, यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। एंड द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय।
and he was an eminent communist of the time. And later this idea was officially adopted by Indian National Congress (INC) in 1935, and the British government accepted this demand for the first time in August of 1940. Okay, यहाँ तक कोई इशू नहीं किसी को? आई होप नहीं होनी चाहिए किसी को कोई इशू. ओके, तो अब देखिए, since its inception it has undergone several changes to accommodate the changing needs of the vibrant democracy. तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसको बोलते भी है. तो देखिए, जब आगे हम जब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम जानेंगे कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. देन उसके बाद ऐसे ऐसे लोग उसमें जैसे से हमारे सचिदानंद सिन्हा थे, उसके सीनियर मोस्ट मेंबर थे. तो हम लोग मेकिंग में जब जाएंगे तो वो पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जब ये 1940 में इनको अगस्त ऑफर में अगस्त ऑफर की तरह इनको अडेप्ट कर लिया, जब एक्सेप्ट कर लिया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे चेंजेस भी लाए गए इसको 1949 तक में. इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत चीजें लाई गई, ठीक है. तो वो सारी चीजें हम जानेंगे कहाँ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. तो चलिए हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम फिर नेक्स्ट आगे चीजें समझेंगे. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो देखिए, जब 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो अब इसको लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो स्टार्टिंग हुई, तो नवंबर 1946 में, इन नवंबर 1946 क्या हुआ था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की गई, फॉर्म की गई, ठीक है. कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, ये डेट्स याद रखोगे, ठीक है. Constituent Assembly was formed under the scheme of, अब देखो Constituent Assembly तो बनाया गया, लेकिन under the scheme of what, तो कैबिनेट मिशन प्लान था, ठीक है. ये भी क्वेश्चन ऐसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना, वैसे ही क्वेश्चंस भी आएंगे आपको. तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये स्कीम था, उसके अंतर्गत, उसके तहत ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की गई. कब, नवंबर 1946 में. मोहम्मद खुशनवाज, प्लीज काम डाउन एंड सुने मेरी बात को. आई नो आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम भी दिए हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ. लेकिन बाकी लोगों को मुझे बेसिक से पढ़ाने दीजिए, ठीक है. मुझे पता है आपने पढ़ा है, एंड बहुत लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है. तो आपसे ही गुजारिश है कि आप मेरी बातों को सुने, एंड जो भी चीजें आपको पता है तो अच्छी बात है, जो चीजें नहीं पता तो वो सुन लीजिए, सुनने की आदत बनाइए, ठीक है. कैबिनेट मिशन प्लान. So, in November of 1946, the Constituent Assembly was formed under the scheme of Cabinet Mission Plan, and जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ जो थी, तो वो 389 थी. नो, 289 नहीं, 389 नासिरवानी, ठीक है. तो जिसमें कि ये 389 में से 296 मेंबर्स जो थे, ये टोटल है 296 मेंबर्स जो थे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंट सॉरी वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया, ठीक है. 389 में से 296 को जो इलेक्ट किया गया था वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इलेक्ट किया गया था, ठीक है. जिसमें कि अब इलेक्टेड टू, ये जो 296 में से 292 जो थे, 292 जो थे, ये लोग फ्रॉम 11 गवर्नर्स
गवर्नर्स प्रोविंसेस, डोंट वरी, इसके प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे आपको, तो अभी आप सुन भी सकते हैं। एंड 4 फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, 4 फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। चीफ इलेक्शन में हमारे हॉस्टल में भी इलेक्शन चल रहा है, इस वजह से बार बार इलेक्शन बोल रहा हूँ। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो देखिए 292 में से जो मतलब सॉरी 296 में जो 292 थे वो फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से लिया गया था एंड 4 को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से लिया गया था। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे आपको क्वेश्चंस में कि जो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो 389 थी, जिसमें कि 296 जो थे उनको ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब इलेक्ट किया गया था। और उसमें से भी 292 जो चूज किया गया था वो गवर्नर्स प्रोविंस से एंड 4 जो है चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंस से। प्रोविंस क्या होता है भाई? प्रोविंस समझते हैं क्या होता है? एनीबॉडी? यस और नो प्लीज। इलाका? यस, बताइए क्या होता है? स्टेट्स, वेरी गुड। प्रोविंसेस, स्टेट्स। ठीक है, या तो आपने देखा 296, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? व्हाट इज गवर्नर प्रोविंस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस? तो देखो, ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था। उस टाइम सिस्टम था कि कुछ कुछ प्रोविंसेस जो थे वो गवर्नर रूल करते थे एंड कुछ प्रोविंसेस जो थे वो कमिश्नर्स रूल करते थे। ये क्वेश्चन तो आपके नाम में ही है। जो गवर्नर प्रोविंस मतलब गवर्नर रूल कर रहे थे उनको, एंड जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वो चीफ कमिश्नर रूल कर रहे थे। दैट्स इट। एंड आपको पहले ही मैंने बोल दिया कि इट वाज इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तबस्सुम रजा। हम्म, ये कोई टेक्निकल टर्म लगा आपको? बताइए, आप खुद भी समझ सकते हैं। जब मैंने बोल दिया ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया में, और मैंने ये बोल दिया कि 292 जो है वो कहाँ से चूज किए गए थे, वो फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से चूज किए गए थे एंड 4 जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उसके प्रोविंसेस से चूज किए गए थे। नाउ रिमेनिंग कितने बच गए? 93। तो 93 सीट्स जो है ना वर फ्रॉम द, ये जो यहाँ ये कहाँ सिलेक्ट किया गया था? प्रिंसली स्टेट से। तो प्रिंसली स्टेट को डिफाइन करेगा क्या होता है? तो प्रिंसली स्टेट से इनको चूज किया गया था 93 सीट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स को कोई डिफाइन करें क्या होता है? कुछ नवाज, अब पूछा आपसे। सर, जहां प्रिंसेस रूल किया करते थे, वेरी गुड, नाम में ही आंसर है। प्रिंसेस रूल बट अंडर ब्रिटिश क्राउन। हाँ कह सकते हो, बट अंडर ब्रिटिश क्राउन वेयर इज स्टेट कंट्रोल बाय किंग। अमन मार्क, आप कौन है? जरा आप माइक ऑन करेंगे? कार्ल मार्क्स के भाई हैं क्या आप? अब्दुल रहमान। अमन मार्क, आज तो आपको किसी ने, शायद वकार ने गलती से ये दे दिया, इनरोल कर दिया, बट अपना नाम को जो अमन मार्क रखा है नाम चेंज करें, जो अब्दुल रहमान नाम है वही रखें, तभी इनरोलमेंट मिलेगी अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो 93 रिमेनिंग 93 सीट्स वर फॉर द प्रिंसली स्टेट्स and these 93 seats allotted to princely states remained empty as they decided to stay away from the assembly। अब देखो, जो ये 93 स्टेट्स जो मिला प्रिंसली स्टेट्स को, तो ये लोगों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये 93 सीट्स जो है वैकेंट ही रह गई। ठीक है, तो कितने रह गए बाकी? 296 ही बेसिकली वहां पे रहे। 93 6 इनको बोला गया था पार्टिसिपेट करने, बट दे डिडंट। ओके, so seats were allotted to each province and each Indian state proportional to their respective population roughly in the ratio of 1 to a million। जो ये seats दिए गए थे ना 93,
ये जो 93 सीट्स जो दिए गए थे अलग अलग इंडियन स्टेट प्रोविंस को, तो वहां पे एक मतलब कि किस पर्सपेक्टिव से देखा गया था। तो देखो, एक पॉपुलेशन को बेसिकली एक क्राइटेरिया माना गया, ठीक है, जो कि लाइक अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है कहीं पे, तो वहां पे आपको एक प्रोविंस मतलब कि एक ये सीट दे दी गई उधर, ठीक है। तो सीट्स वर अलॉटेड टू ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन को देखा गया फ्रॉम रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। Got it? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, देखिए अब देखिए ये सारी चीजें तो होगी, सीट्स अलॉट वगैरह हो गए, टोटल स्ट्रेंथ आपको पता चल गया कितने थे, 389 थे, जिसमें कि 296 लोग इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया, एंड जो बाकी 93 सीट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जो अब बन गई, पार्टिसिपेंट्स वगैरह मेंबर्स वगैरह सब आ गए। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई, लेकिन इनका फर्स्ट मीटिंग पूछा जाता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, ठीक है। तो आप क्या आंसर देंगे? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946। लेकिन अब देखिए, इस मीटिंग को मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया इस मीटिंग को। तो इस मीटिंग में ओनली 211 मेंबर्स ही अटेंड किए थे। मेंबर्स अटेंडेड दिस मीटिंग एंड मुस्लिम लीग boycotted this meeting, ठीक है। और इस पूरे मेंबर्स में 389 मेंबर्स जो थे, तो उसमें से कंस्टिट्यूएंट असेंबली के उस मेंबर्स में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा, ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, वाज इलेक्टेड, ठीक है, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑन 9th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो इनको इलेक्ट किया गया 9th ऑफ दिसंबर को। कुछ नवाज आप ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं बोल ही नहीं रहा, आप बोल रहे आगे आगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, एंड he was elected as the president on 9th of December, while जबकि on 11th of December, मतलब कि सिर्फ 2 दिन तक के लिए रहे थे। on 11th of December, नाम सबको पता होगा, ये तो नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। So while later on 11th of December, Dr. Rajendra Prasad and
and H.C. Mukherjee. H.C. Mukherjee. Oh, H.C. Mukherjee. तो इन दोनों को इलेक्ट किया गया एज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको प्रेसिडेंट 11 दिसंबर को, एंड एस.सी. मुखर्जी को क्या किया गया? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? सर प्रीवियस ईयर जेएमआई के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, हु इज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंसर्न। तो इंटरिम टर्म देखिए, इंटरिम मतलब टेम्पररी होता है, ठीक है। तो 9 से 11 मतलब 9 से 11 तारीख तक, मतलब कि 2 दिन तक के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंसर्न असेंबली। बट 11 दिसंबर को इन दोनों को, मतलब कि एच.सी. मुखर्जी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंसर्न असेंबली, इनको इलेक्ट किया गया 11 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिन के लिए ही क्यों? चलिए, हम पास में टाइम मशीन है किसी के पास, चलते हैं वहां, देखते हैं क्या मसला था यार। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए दिया गया था, देखिए इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, इस वजह से वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ी गई थी, छोटी सी मीटिंग हुई आपस में ही, वहां पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। जब देखा कि एक प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से, तो प्रेसिडेंट एक इलेक्शन के तौर पे वहां पे चूज किया गया राजेंद्र प्रसाद को, एंड एस.सी. मुखर्जी को एज ए, यस, एस.सी. मुखर्जी को एज ए वाइस प्रेसिडेंट चूज किया गया। टाइम मशीन में जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया आपने इनको ही क्यों चूज किया, मुझे क्यों नहीं चूज किया? मेरे भी दादा प्रेसिडेंट थे वहां पे, सॉरी प्रेजेंट थे वहां पे, उनको चूज करना था, है ना। गांधी जी भी थे, उनको क्यों नहीं चूज किया? वो तो हमारे राष्ट्रपिता थे। वीपी तो दो था ना। वाइस प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम में 11 दिसंबर 1946 को यही थे, एस.सी. मुखर्जी थे। प्रेसिडेंट एक, वाइस प्रेसिडेंट एक। और एक चीज याद रखिएगा, 11 दिसंबर, जब 9 दिसंबर को सिर्फ प्रेसिडेंट ही था, उस टाइम कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, एज फार एज आई नो। बताइए दूसरा कौन था? मे बी मैंने नहीं पढ़ा, बता दीजिए कौन था दूसरा। नासिर बदवानी, बताइए दूसरा कौन थे? जल्दी बताइए। भूल गए क्या? बताइए सर जल्दी। नासिर, यस सर, सर थे बस नाम। मैं था क्या? यार मैं तो बहुत ही रिसेंट पैदा लिया हूँ, उस टाइम नहीं था मैं। शहनवाज भाई कौन पता होगा? कौन? वीटी कृष्णा रामचांद? नहीं यार, वीटी कृष्णा रामचारी नहीं, मुझे तो नहीं पता इसका इतना, मतलब ये मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं कि दो वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या सुनील, दो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे? दो प्रेसिडेंट थे, वही ना, मतलब कि उस टाइम एक ये थे एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, वीटी कृष्णा रामचारी मैंने तो नहीं सुना। लेट मी चेक एट फर्स्ट। कमिटी में तो थे, has been one of the longest serving 16 जुलाई 1948 along with the हरेंद्र कोमर मुखर्जी who was elected as the second vice president। हाँ, इनको बाद में किया गया था, ठीक है, बाद में इनको किया गया था। पहले देखो, अब ये एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने अभी एच.सी. मुखर्जी का नाम बताया ना, एच.सी. मुखर्जी, ये एच और सी का फुल फॉर्म क्या है? हरेंद्र
कोमर मुखर्जी, ठीक है। वीटी का पता नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। तो वीटी कृष्णामचारी मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन अच्छा किया इन्होंने बताया, सो दैट कि आप लोगों को ही पता चल गया। वीटी कृष्णामचारी जो है वो 16 जुलाई 1948 को उनको भी इलेक्ट किया गया था एज अ सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। बट एच.सी. मुखर्जी एंड राजेंद्र प्रसाद वाज 11 दिसंबर को ही उनको किया गया था 1946 में, ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। यस, तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं तो बी एन राव को जानते हैं। जनरली हम कंफ्यूज होते हैं एम एन रॉय एंड बी एन राव में, ठीक है। तो एम एन रॉय था एंड बी एन राव था, ठीक है। तो आप लोग बी एन रॉय नहीं कर दीजिएगा, एम एन राव नहीं कर दीजिएगा। तो बी एन राव थे, ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। तो ये कुछ एमिनेंट पर्सन थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनको आप लोगों को जानना जरूरी था आपके एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, उनको देखते हुए। अब नेक्स्ट चीज जो जानना है कि कितना टाइम लगा बनाने में, ठीक है। तो इट टुक 2 years। मैंने इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा था, कुछ लोग बोल रहे थे 3 साल, कुछ लोग बोल रहे थे सर 18 दिन। 2 years 11 months 18 days, कहीं आप 17 भी देखिएगा तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। तो इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू लुक इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अपॉइंट किया अलग अलग कमिटीज को, क्या किया, अलग अलग डिफरेंट कमिटीज को अपॉइंट किया गया, ताकि अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हम लोग ध्यान दे सके, हम लोग नहीं वो लोग ध्यान दे सके, ठीक है। तो वो कमिटीज में कौन कौन से कमिटीज थे जान ले, क्या कहते हैं, जान ले। कुछ मेजर कमिटीज को जान लेते हैं। मेजर कमिटीज, मेजर कमिटीज का नाम यहां लिख दूंगा और उनके बेसिकली चेयरमैन या हेडेड बाय लिख दो, ठीक है। एक पहली कमेटी आप लिख सकते हैं यूनियन पावर कमेटी। इनको जवाहरलाल नेहरू ने ही हेड किया था, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। एंड इनके अंडर में एक और कमेटी थी जिनका नाम स्टेट्स कमेटी था, यस, स्टेट्स कमेटी। और एक और कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। 3 कमेटी को इन्होंने चेयर किया था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो ये सारे जवाहरलाल नेहरू हेड किए थे। नेक्स्ट जो है कमेटी मैं बता रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी। बताइए जल्दी से, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इनको हेड किसने किया था? बिल्कुल सही, बी आर अम्बेडकर। क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं जनरल नॉलेज की बुक में, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, समझे। तो बी आर अम्बेडकर, इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट एक कमेटी और जान लीजिए, प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी।
इसको हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल लिख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। एडवाइजरी कमिटी, तो याद रखिएगा कि कभी पूछ देता है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई थी, ठीक है। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसको हेड किसने किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही। नेक्स्ट आप जान लीजिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, ये सब जान लीजिए अच्छे से। हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ही हेड किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट समझिए, एक और जान लेंगे। स्टीयरिंग कमेटी कौन थे भाई? स्टीयरिंग कमेटी के, ये बहुत बारी हम लोगों ने पढ़ा है, राजेंद्र प्रसाद ही थे इसके चेयरमैन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलिए, क्योंकि हम लोग मेजर ही पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, यस, राजेंद्र प्रसाद ही स्टीयरिंग कमेटी के थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है, सॉरी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही चेयर किया था, ठीक है। और इसको हम लोग माइनर कमेटी भी बोलते हैं, माइनर कमेटी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, और सॉरी स्टेट्स कमेटी जो है, ये वाला, ये स्टेट्स कमेटी को बनाया गया था फॉर नेगोशिएटिंग स्टेट्स, फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, इसलिए इनको बनाया गया था स्टेट्स कमेटी को, नेगोशिएट करने के लिए। जो मर्जिंग वगैरह हुआ बाद में, दो स्टेट्स को मिला करके कोई एक स्टेट बना दिया, कुछ स्टेट्स को मिला करके तोड़ करके दो स्टेट बना दिया गया, ऐसी चीजें, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम जान ले, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूछिए। यस और नो तो बोल दीजिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नो करके बोल दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। मिनिस्टर कौन था? कौन सा मिनिस्टर भाई? कौन सा मिनिस्टर? सेवेंथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। फाइनेंस के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, एरो मारा हुआ ना हमने। मिनिस्टर नहीं थे, मतलब चेयरमैन बोलिए, मिनिस्टर क्या होता है? मंत्री। चलिए अटेंडेंस ले लेता हूं मैं इसी बीच, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में लेता हूं तो कुछ लोग बस अटेंडेंस के लिए आते हैं क्लास, तो बीच में मैं किसी भी टाइम अटेंडेंस ले लूंगा, सो दैट कि आप लोग को भी पता ना चले। ये कमिटीज किस चीज की थी अगेंस्ट सर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया था बहुत सारे नंबर्स ऑफ कमिटीज को टू लुक इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, ठीक है। तो उसमें से कुछ मेजर कमिटीज मैंने आपको बता दिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जिससे रिलेटेड, ठीक है। आदित्य रॉय प्रेजेंट है? माइक ऑन करके जल्दी से यस बोल दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। यस, आदित्य रॉय प्रेजेंट है। आलिमा नसरीन इज प्रेजेंट। अमजद अली प्रेजेंट। जिसका नाम नहीं ले पाऊँ तो वो बोल दीजिए खुद ही।
Fourth is Aunullah Khan is absent. And next कौन है भाई? MD Faiz Rahman present. Azad Ali present. फैज रहमान कल एब्सेंट थे आप? खुशनवाज आलम प्रेजेंट. मजहरुल इस्लाम प्रेजेंट. मजहरुल इस्लाम प्रेजेंट. यस Yes, sir. यस. नाइन्थ सिबगतुल्ला इज प्रेजेंट. फतीक खान प्रेजेंट. यस ओके. 11th में नेक्स्ट कौन है? मोइन अशरफ प्रेजेंट हैं. मोइन अशरफ के बाद मुर्तज़ा भाई प्रेजेंट हैं. नाहिदा जी प्रेजेंट हैं. और नज़ीरुद्दीन प्रेजेंट हैं. नासिर वानी प्रेजेंट हैं. और पूनम मित्तल प्रेजेंट हैं. पूजा जी प्रेजेंट हैं. पूजा जी कल एब्सेंट थी. और रूमी जी भी कल एब्सेंट थी, आज प्रेजेंट होनी चाहिए. यस है. सानिया नौरीन से पहले सज्जन कुमार है. यस, सज्जन कुमार भी कल एब्सेंट थे, आज है या नहीं? आज भी एब्सेंट है. पूजा मलिक अपने भाई को बोलिए क्लासेस अटेंड करें. नेक्स्ट क्लास में अगर अटेंड रहे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, याद रखिएगा. कंटिन्यूस बिना इन्फॉर्म किए हुए अगर कोई भी क्लास 3 क्लास को मिस करता है, उसको भी हम बिना इन्फॉर्म किए हुए रिमूव कर देंगे. हम फिर सुनेंगे नहीं कुछ, ठीक है. नेक्स्ट है सानिया नौरीन प्रेजेंट है भाई. और तबस्सुम रजा प्रेजेंट है. और तस्कीन फातिमा आज एब्सेंट है आई गेस. चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के लिए ये कमिटीज बनाई गई थी. यस, फ्रेमवर्क के लिए. और मैंने क्या बोला? डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए. कुछ डिफरेंस है इसमें क्या? कुछ नवाज? यस, आपका अटेंडेंस रह गया. क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान. जब से आप इनरोल सही से करिएगा तभी आपका अटेंडेंस रह जाएगा, अभी नहीं बनेगा, क्योंकि आज आपने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है. ठीक है, सर ने बता दिया था और समझ भी आ गया था. खुशनवाज. यस सर, थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो हमारे सारे कमिटीज को आपने देख लिया. आगे जो कंस्टिट्यूशन असेंबलीज की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनाया नहीं जाता है, सॉरी, माना जाता है. तो उनका जो कमेटी था वो ड्राफ्टिंग कमेटी था. तो उसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि द कंस्टिट्यूशन असेंबलीज ड्राफ्टिंग कमेटी जो है was appointed on 29th August, याद रखिएगा, 29th August 1947 and it was headed by हमारे भीमराव अंबेडकर जी. ठीक है, तो कंस्टिट्यूशन असेंबलीज ड्राफ्टिंग कमेटी was appointed on 29th August 1947 and it was headed by Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर भी लगा दीजिए, ठीक है. And the drafting committee took less than 6 months. 6 months मतलब 6 मंथ से भी कम समय लिया था इन्होंने टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन्होंने 6 महीने से भी कम समय लिया था. एंड ऑन 26 नवंबर 1949 the constitution was declared as passed. ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर्ड एज पास्ड. ठीक है, लेकिन
प्रोविजंस कुछ थे, जैसे रिलेटिंग टू प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप और इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट, इन दोनों को, ठीक है, लाइक जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप और इलेक्शंस भी यहाँ लिख दीजिए। हाँ, इलेक्शन तो लिखा ही है, सॉरी। हाँ, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट, इन सब को उसी वक्त 26 नवंबर को ही इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर पास कर दिया गया था, ठीक है, पास डिक्लेयर कर दिया गया था, बट जो प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, ठीक है, डिवीजन हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान तभी रिसेंटली, तो ये सारी चीजें, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट और इलेक्शंस वगैरह को तुरंत ही इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और जो बाकी प्रोविजंस थे, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन, हम प्रोविजंस बोल रहे हैं तो आपको आप पहले ऐसे पढ़े होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पास हुआ, एंड इट वाज फाइनली अडॉप्टेड। बेसिकली इनको अडॉप्ट कब किया गया, केम इनटू फोर्स ऑन कब किया गया, 1950 और 26 जनवरी, ठीक है, 1950 26 जनवरी। तो अब याद करें, अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को ही ये पास कर दिया गया था, तो सिर्फ कुछ ही प्रोविजंस को इस दिन क्यों पास किया गया एंड बाकी चीजों को क्यों लेटर मतलब कि पोस्टपोन किया गया, ये मन में सवाल आ सकता है। तो हम जाएंगे एक बारी टाइम मशीन में, पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया था। तो मैं गया था, तो पूछा था उनसे, तो उन्होंने बताया कि जो 26 ऑफ जनवरी जो है ना, उस टाइम 1930 में स्वराज डिक्लेरेशन, ठीक है, स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1930, ठीक है, 26 जनवरी को ही ये डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। बेसिकली पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज पास्ड इन, बेसिकली डिक्लेयर हुआ था, मतलब पास कब हुआ था, इट वाज पास्ड इन 1929, आईएनसी का लाहौर सेशन में ही इसको पास किया गया था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर सेशन में ही इनको इस चीज को, स्वराज डिक्लेरेशन क्या होता है, पूर्ण स्वराज, मतलब इन्होंने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए, 26 जनवरी को कमेमोरेट करने के लिए हमने वेट किया, और बाकी प्रोविजंस को 26 जनवरी 1950 को हमने मतलब फाइनली फोर्स में ला दिया, ठीक है। तो बेसिकली आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। फिर मैं जब जाना तो फिर मैं वापस आया एंड आप लोग को बता रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। भूलेंगे भी क्यों 26 जनवरी को हमने चूज किया, हमने नहीं कि उन्होंने किया, सॉरी। आवाज आ रही है? चुप है सब कोई, इतनी खामोशी क्यों है? हेलो। And we celebrate 26 November Constitutional Law Day and 26 January Republic Day. Of course, टिकट लगा होगा सर जाने पे, बिल्कुल। हाँ यार, बहुत पैसे लगे थे जाने में। तो वही चीज मैं अब आगे बताने ही वाला था, जो कि अभी हमारे नासिर भाई ने यहाँ लिखा कि जो 26 जनवरी को फिर हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं भैया?
लॉ डे 26 नवंबर, जो कि हमने रिसेंटली मनाया भी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दुख दर्द हो तो आप बता सकते हैं मुझे अच्छे से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब जवाब दूंगा आपके सवाल का। नो सर, किसी को कोई परेशानी? 3 लोगों ने क्लास लीव किया है, मैं देख रहा हूँ। अटेंडेंस हो गए एंड उन्होंने सोचा कि अरे अटेंडेंस तो हो ही गया, चलते हैं अब बाहर, बट मेरी नज़र में है आप, तो सो सॉरी। अगर आप चालाक बन गए हैं तो कोई मसला नहीं, हम भी चालाक बन करके रिमूव कर देंगे किसी दिन, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें तो पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, जिनसे मुझे रिजल्ट मिलेगा, सीरियसनेस दिखेगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए नासिर वानी को शर्म आ रही है, वो दांत खोल के हंस रहे हैं। हो सकता है मैं कुछ नाम को अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाऊँ, तो प्लीज माइंड मत करना। देखो अब मुंह खोल के हंस रहे हैं, पाओ, सही है सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो 26 नवंबर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली पास किया गया था, तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? प्रियम्बल था, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 पार्ट्स थे, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया बेसिकली, सबसे प्रियम्बल सबसे पहले, सेकेंड 395 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, 18 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सॉरी ये सारी चीजें थे में थे, ठीक है, मतलब 26 नवंबर को थे। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उस टाइम हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, ठीक है, उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रियम्बल था, या उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे या कितने पार्ट्स थे, ठीक है, ठीक है सर। अब एक चीज जानिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। देखो वर्ड भी बता रहे हमारे नासिर वानी जी, इन्होंने शायद पार्टिसिपेट किया था नेहरू जी के साथ, कोई नहीं। ये जो हमने प्रियम्बल लिखा है ना, ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या था? देखो प्रियम्बल में बेसिकली देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इन्होंने 13 दिसंबर 1946, नजीरुद्दीन आगे बढ़ेंगे हम, डोंट वरी, परेशान मत हो भैया, आप इतना धांसू रोस्टिंग कैसे कर लेते हैं पता नहीं यार, मैंने तो सोचा ही नहीं कहीं मैं रोस्टिंग भी करता हूँ, आई डोंट नो। चलो जवाहरलाल नेहरू जो थे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ऑन 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था, एंड यही रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के रूप में फॉर्म दिया गया, इसको बेसिकली प्रियम्बल के रूप में बना दिया गया 22 जनवरी 1947। सर 22 पार्ट्स थे शायद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने जितना पढ़ा है 18 पार्ट्स थे उस टाइम, ठीक है, अभी करंटली 25 पार्ट्स हैं। क्यों सुनील? 18 पार्ट्स थे तब, 22 पार्ट्स कहीं लिखे होंगे, मे बी कुछ बाद में ऐड हुआ होगा, आई डोंट नो। 22 पार्ट्स कब थे?
22 पार्ट्स तो मैंने नहीं सुना यार। अभी करंटली स्केड्यूल्स कितने हैं पता है? करंटली कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स कितने हैं? 448 आर्टिकल्स। 470 448 बेसिकली है, ठीक है। और पार्ट्स कितने हैं भैया? पच्चीस। देखो स्टार्टिंग में जब बना था ना, मैं डेट बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 18 पार्ट्स थे। लेटर ऐड किया होगा, 4 पार्ट को ऐड करके बाद में 3 पार्ट और ऐड किया था, वो तो याद है। लेकिन 4 पार्ट को भी ऐड किया होगा तभी 22 हुआ होगा, 22 से फिर 25 हुआ होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, तो आप क्या लिखेंगे? 18 पार्ट्स। अगर ऑप्शन में 18 नहीं है, सिर्फ 22 है, तो आप 22 लिखेंगे, ठीक है। एंड फाइनली कितने हैं? अभी 25 है, ठीक है सर। ठीक है सर। क्या वाई? और ज्यादा ऐड क्यों किया गया सर? अरे भाई ये क्या सवाल है? रब्बा, ये क्या सवाल है? देखिए कहीं मेजर मोस्टली जगह पे आप 22 ही देखेंगे। जो मैंने पढ़ा था ना, बहुत ही डीप में पढ़ा था, तब 18 पढ़ा था, 26 नवंबर 1949 को। ऐसा 18 पार्ट्स थे, लेकिन आपको मोस्टली जगह पे 22 ही दिखेंगे, तभी आप लोगों ने 22 लिखा है, ठीक है। तो 22 ऑप्शन में अगर 18 रहा तो 18 क्लिक करिएगा, नहीं तो 22 रहेगा ही, 22 पे क्लिक मारना है, ठीक है। अगर दोनों रहा तो क्या करिएगा बताइए? अगर दोनों रहा तो क्या करिएगा? किस पे मारेंगे? 18। अगर सर हमें मैम ने अभी 1 महीना पहले नोट करा था। हाँ हाँ मैम, कराया होगा मैम ने, मैं बोल तो रहा हूँ। बोथ बोथ नहीं होगा तो क्या करिएगा मुर्तजा? ठीक है, देखिए अगर 18 और 22 दोनों रहा तो देन यू विल सेलेक्ट एट 18। अगर 18 नहीं है, 22, 25, 28, 30, 32, 34 जो भी है, 1, 2, 3, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं चलेगी, बोथ कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो जब ऐसा रहे तो 22 करिएगा, और करंटली 25 है, इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि प्रियम्बल का ओरिजिनल फॉर्म क्या था, आपको पता होना चाहिए। क्या था भैया? अभी हम तुरंत बताए हैं आपको। क्या था, जल्दी बताइए। कौन माइक ऑन करके है मुझे कान में? किनकी माइक ऑन है? अमजद अली, क्या सुना रहे आप मुझे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वेरी गुड। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। वेरी गुड। अब देखिए, ये सारी चीजें हमने देख लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना ही दिया अपना। हमने नहीं, आपके बस की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिन्होंने बनाया उसको आज आप लोग देख रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल? नो सर, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कंस्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया था, ठीक है। उसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था उस टाइम। देन उसके बाद जब उन्होंने अडॉप्ट किया तो उसको इसका नया फॉर्म दिया गया, ठीक है, प्रियम्बल बना दिया गया इसको। एंड उसमें बहुत चीजें ऐड की गई, ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऐसे ही आया था, उसमें बहुत चीजें ऐड की गई। बाद में आप 42nd अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, ठीक है, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं जिसको, जिसमें कि बहुत सारे मेजर चेंजेस भी किए गए थे।
ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दुख दर्द हो तो बता सकते हैं। हाँ भैया, नासिर वानी सब कहाँ से बोरो किया गया, हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी प्लीज, गिव मी सम टाइम। सॉरी सर। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती भी करो सॉरी भी बोल दो, वाह अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरिम अभी बताया था, क्या होता है भाई इंटरिम? इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्पररी, वेरी नाइस। तो उस टाइम कुछ इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था। the interim government of India was formed on 2nd December 1946। ठीक है, क्यों बनाया गया था भैया? टू असिस्ट, असिस्ट मतलब टू हेल्प इन द टास्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हमारे आजाद इंडिया में, टू इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, it was formed from the, wait a minute, या ओके फाइन। आवाज आ रही है मेरी सबको अच्छे से? या फाइन। So interim government of India was formed on 2nd of December 1946 to to assist in the task of transfer of power from British government to independent India. ठीक है, and basically it was formed from the newly elected constituent assembly of India। ठीक है, क्यों किया गया था वो तो मैंने बता ही दिया। अब कौन कौन थे वो भी जानना है, कौन कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट उस टाइम? लाइक जो मिनिस्ट्रीज थे क्या क्या बनाया गया, लाइक अभी जैसे होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे ऐसे चीजें उस टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था ना, तो कौन थे उसके हेड, आई मीन जो मिनिस्टर थे कौन थे, तो वो जान लीजिए। तो यहाँ पे मैं फिर से 2 कॉलम बना देता हूँ। जी सर बता दीजिए नेम। ठीक है, एंड उनका पोर्टफोलियो क्या था, मतलब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री क्या था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। किस पार्टी से थे जी जवाहरलाल नेहरू जी? बताइए जी। आईएनसी से थे, तो यहाँ हम आईएनसी लिख देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, इनका पोर्टफोलियो ये था, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये कहाँ से थे भाई, मतलब किस पार्टी से थे? होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कोर्स ये भी हमारे आईएनसी के ही थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ये किस पार्टी से थे जी?
ये भी आईएनसी से ही थे, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड इनका पोर्टफोलियो था। एक हमारे थे इब्राहिम इस्माइल ड्रीगढ़, ये किस पार्टी से थे पता है? नहीं होगा पता शायद, अगर पता है तो बताइए। नहीं होगा तो पता है। नहीं, आईएनसी से नहीं थे नासिर वानी जी, ये एआईएमएल से थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे। वेरी गुड आदित्य। नेक्स्ट बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी जो थे, ये किस पार्टी से थे? आईएनसी से ही थे, डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, टेम्पररी इंटरिम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लियाकत अली खान जी थे, लियाकत अली खान जी थे, ये फाइनेंस थे, आई मीन इसका, ये फाइनेंस नहीं थे, ये फाइनेंस के मिनिस्टर थे, फाइनेंस, और इनकी पार्टी थी एआईएमएल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थे सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, ये भी हमारे आईएनसी से ही थे, एंड इनका था एजुकेशन था, या एजुकेशन। और एक थे हमारे गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, and he was from AIML, All India Muslim League, and held health. He held health as his portfolio. And one more, Jagjeevan Ram ji. Jagjeevan Ram. He was from INC and he held labor. और जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, and he was from IML, AIML, and he held law, ठीक है। ये थे अब्दुल रब निश्तर, ये भी AIML से ही थे, एंड इन्होंने रेलवेज एंड कम्युनिकेशंस और पोस्ट एंड एयर को इन्होंने हेल्ड किया था, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस, पोस्ट एंड एयर, इस पोर्टफोलियो को इन्होंने हेल्ड किया था। एक छोटा सा है, वो भी लिख ही लीजिए, CH भाभा, CH भाभा, इनका पोर्टफोलियो क्या था? माइंस एंड पार पार वर्क्स माइंस एंड पावर लिखे, वर्क्स माइंस एंड पावर, ठीक है। CH बाबा, आई डोंट नो किस पार्टी से थे, आप लोग देख लीजिएगा। जितना याद है मुझे, CH बाबा इन्होंने वर्क्स माइंस एंड पावर को हेल्प किया था, ठीक है। तो हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, हमने देख लिया इंटरिम गवर्नमेंट देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो लास्ट होगा आज की क्लास का, वो अच्छा ही होगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ये लिख लिया आप लोगों ने? मेजर यही दो थे और भी छोटे मोटे गुटों में पार्टीज, मेजर यही दो थे, ठीक है आदित्य। मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो बोल दिए, 1 मिनट होल्ड करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा, जल्दी बोलिए।
ओके, वेट करना है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, साथ में लिखा करें ताकि वेट ना करो, टाइम वेस्ट भी होता है ना। यस, और नोट्स तो हम देंगे, लेकिन आप देखिए, एक बात मैं कहूँ, क्लास के नोट्स पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। जो मेन नोट्स मैं दूंगा वो तो दूंगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस जो मैं क्लास में पढ़ा वो चीज़ें आपको उस वाले नोट्स में रहेंगी ही। ये याद रखिएगा, यही डिफरेंस है, जो लोग सिर्फ नोट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे हमारे, जो क्लास करेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा। ये आदित्य रॉय हमारे लास्ट बैच में रहे थे, उनसे पूछ लीजिए, वो हमारे आप लोगों में से मतलब आपके सीनियर हैं, लेकिन आपके अभी क्लासमेट ही है। तो उन्होंने पढ़ा था अच्छे से, और ये पंक्चुअल बहुत थे। बिकॉज ऑफ सम इशूज ये सिलेक्शन नहीं हो पाया इनका, फॉर्म में कुछ इशू या सेंटर में कुछ इशू हो गया था इनका, इस वजह से अनलकी थे। कोई मसला नहीं, इस बार ही ये सीट ले आएंगे ज़रूर। सर, इस पूरी इंटरिम गवर्नमेंट को कब हटाया गया था? फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुआ था पता है? जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? बस, आदित्य रॉय 1948। नो। यस। तो समझिए, उसी टाइम इलेक्शन हुआ ना, तो उसी टाइम हर चीज का डिवीजन हो गया, ठीक है। सारे पोर्टफोलियोज अलग अलग हो गए, सब कुछ अलग अलग हो गया। ये इंटरिम मिला था, कब बना था ये? 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। प्रॉपर वे में जो इलेक्शन हुआ 1952 में। इरेज कर रहा हूँ पूरा अब, ठीक है। आप लोगों को एयरप्लेन की आवाज आती है? डिस्टर्ब होते होंगे आप लोग बहुत, है ना? लो। नो सर, आवाज नहीं आती। बहरे हैं आप क्या? सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा, सच में नहीं आती। अरे वाह, तब तो बढ़िया है, अच्छी बात है, नहीं आती तो किसी न किसी को तो आती ही होगी, मैं श्योर हूँ। देखो, मुर्तजा को आई, देखा। जिनको नहीं आई अपने कान का इलाज करवाएं। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम्म। अब देखिए, सोर्सेस आप समझ ही गए होंगे नाम से क्या मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूँ, आई मीन, ठीक है। जो इन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो चीजें ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, क्या क्या कहाँ से ली गई हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोविंग्स कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया तो कहते ही है, और ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही वर्ल्ड में। और साथ में इसको बैग ऑफ बोरोविंग्स भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से इनको लिया गया है। और जरूरी नहीं है कि मतलब कि अलग अलग जगहों से तो लिया गया है, लेकिन उसका टू कॉपी कर दिया, इसको एक नया फॉर्म दिया गया है। अगर कोई कहता है कि आपने चुराया है, तो वो बेवकूफ है, ठीक है। हाँ, हमने आपके आइडियाज लिए हैं, बट उसको एक नया फॉर्म दिया है। ये नहीं कि टू कॉपी पेस्ट कर दिया है, जैसे आज हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स में करते थे। हम लोग क्या, आप लोग भी करते थे, ठीक है। गूगल पे मिला एंड कॉपी पेस्ट कर दिया। मॉडिफाइड है, बिल्कुल मॉडिफाई किया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हमारे
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अभी, मतलब रिगार्डेड एज ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो पॉइंट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर टेकन फ्रॉम मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सोर्सेज में कंसीडर करिएगा इसको, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या क्या कहाँ से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इससे क्या क्या चीजें ली गई हैं देखिएगा। इससे लिया गया है फेडरल सिस्टम, इससे लिया गया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इससे लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी हम पढ़ेंगे आगे, बस समझिए अभी कि ये सारी चीजें ली गई हैं तो कहाँ से ली गई, बस इतना समझिए। आगे हम लोग बहुत आगे चीजें पढ़ने वाले हैं, अभी ब्रीफ में ये सारे इंट्रोडक्शन है। और पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है ये भी यहीं से लिया हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कहाँ से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस, किस पार्ट से, आई मीन किस सोर्स से लिया है। तो आपको जवाब देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लाइकवाइज अगर पूछे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया, तो फेडरल, मतलब ये भी यहीं से लिया, इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड फेडरल सिस्टम वो भी यहीं से, एंड पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी यहीं से। तो चारों चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, क्या क्या चुराया है, ये बोलो। चुराया है, लिया है, चुराया है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप, चुराया है, लिया है? बिल्कुल। और दो ली है वो माइनर चीजें हैं नासिर, सारी चीजें अगर आप अभी ही पढ़ लोगे तो फिर यूपीएससी के लिए ही आप तैयार हो जाएंगे डायरेक्ट। यूपीएससी के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जुडिशियरी, हाँ बोल सकते हो, लिख लो, जुडिशियरी भी लिया है, इंपॉर्टेंट है, ले लो, रख लो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशियरी की लेकिन स्पेलिंग गलत है आपकी, जुडिशियरी ये स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी लिखिएगा, ऐसे नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। देखिएगा तो वो भी आपका इतना ही अगर आप कहेंगे तो एक और लिख लो, या ये यूपीएससी का ही पढ़िए। जो थ्री लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो भी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। सर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 क्या है? ये एक्ट था 1935, जब उस टाइम जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, तब उस टाइम एक्ट था। तो उस एक्ट में ये सारी चीजें थी, और उन सारी चीजों से, सॉरी, उस एक्ट से ये सारी चीजें हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाईजान कुछ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए छोड़ दीजिए, आए, क्या बोल रहा है यार? भाईजान कुछ यूनिवर्सिटी में जानने के लिए छोड़ दीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भैया अभी उतना डीप में मत जाओ नासिर प्लीज, आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ना है। थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहीं से लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। इतना पढ़ा दूंगा कि आपसे, आपको ऑलमोस्ट मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी से बहुत ही अच्छे डीप से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको परेशानी नहीं लेनी है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, आगे अभी पढ़ेंगे आगे कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया था। हाँ, देखो थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो बेसिकली यहाँ से लिया गया था, एकदम स्पेसिफिक कंकरेंट लिस्ट जो है वो पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से। जैसे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी वहीं से लिया गया था, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और कंकरेंट लिस्ट भी वहीं से लिया गया था। लेकिन थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहीं से, इससे लिया गया था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने लिखा था ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या क्या लिया था? इससे लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप भी लिया था, एंड रूल ऑफ लॉ, और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई मीन ऑफिस ऑफ सीएजी, और कैबिनेट सिस्टम, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। घबराइएगा नहीं, ये सारे टर्म्स हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बस ये नोट्स करके रखिए कि ये सारी चीजें आपको कहाँ, आपने कहाँ कहाँ से ली हैं। ठीक है, आई मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है। होल्ड ऑन। या और सीएजी का फुल फॉर्म सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हम, मैं बता रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बाय कैमरलिज्म लिया है, बिल्कुल बाय कैमरलिज्म यहीं से लिया है, और भी हमने लिया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी यहीं से लिया है। लॉ, बाइकैमरलिज्म मतलब ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इतना याद रखिए, आगे हम पढ़ेंगे। लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लिया है। एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, घबराइएगा नहीं। और क्या है, सिंबलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये भी लिया गया है। सिंबलिक एंड, नहीं और लिखो, नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट। देखो ये प्रेरोगेटिव रिट्स जो है ना, वो आपके लिए नहीं है, फिर भी अगर याद करना है तो कर लो भाई, ये क्लैट वगैरह के लिए है। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एंट्रेंस, आपके लेवल तक का पूछेगा। ठीक है, आगे है, आई थिंक इतना इनफ है, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, थोड़ा अमेरिका भी घूम ले। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हमने, इसीलिए कहा जाता है इसको बैग ऑफ बोरोविंग्स, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से हमने चीजें ली है। सबसे पहली चीज हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स ले लिया है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरी चीजें हमने वहां से और भी ली है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और कॉमा जुडिशियल रिव्यू भी लिखो, और आप लिख सकते हो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस बोथ, कहाँ कहाँ के, सुप्रीम और हाई कोर्ट्स। ठीक है, बस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इतना ही समझिए। आगे ठीक है,
और इसमें तो कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन आयरिश लिखो, आयरलैंड, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, आयरलैंड नहीं लिखे, आयरलैंड कंट्री है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो लेट्स कम हियर, इसमें से हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड ने borrowed it from, borrowed it from the Spanish Constitution, El Español। आप लोगों को पता होगा कि मैंने स्पेनिश से ग्रेजुएशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आयरलैंड borrowed it from the Spanish Constitution, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी यहीं से लिया हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, also what, also nomination of members, nomination of members in the upper house। अपर हाउस क्या है भाई? दैट इज राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा क्या ये मत पूछना, वो भी बताऊंगा। सज्जन कुमार, आप अभी तो आए हैं लेकिन आपका अटेंडेंस में नाम नहीं है, ठीक है। चलो इसमें आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, इस पे जाना भैया। चलते हैं हम कनाडा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है वो जान लेते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है जो क्वासी फेडरल नेचर है ना हमारा इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, क्वासी फेडरल। अब ये टर्म क्या क्या है अभी मत पूछना, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, बस अभी लिखिए क्वासी फेडरल नेचर, आई मीन क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, फेडरल गवर्नमेंट, ताकि समझ आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट विथ अ यूनिटरी ब्लेंड, यूनिटरी ब्लेंड। जो भी सारे टेक्निकल टर्म्स लग रहे हैं ना, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम एक एक चीजों को आगे अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिटरी बेंड, ठीक है, नॉट ब्लेंड, वेट, फेडरल गवर्नमेंट विथ अ यूनिटरी बेंड। और हमने यहाँ से रेसिडुअरी पावर भी लिया है, रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, जो भी बचा कुचा है सब कुछ। चलो ये रहने दो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं पे आगे अगर हम बढ़ेंगे, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ तो नहीं रहा ना, कुछ इम्पोर्टेंट क्या रह सकता है? यस, एक और चीज ये लिख लो, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, या अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर by center, और one more thing, advisory jurisdiction, advisory jurisdiction of supreme court, ठीक है। एससी लिखा है तो आप शेड्यूल कास्ट मत समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट लिखा है मैंने वो, ठीक है। और ये जो है काशी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि फेडरल सिस्टम विद पावरफुल नेचर, इसका मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस पे जाएं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहली चीज जो आपने बताया, कंकरेंट लिस्ट तो लिया ही है।
सेकेंड हमने लिया यहाँ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और लैंग्वेजेस ऑफ द प्रियम्बल भी यहीं से लिया है, लैंग्वेजेस ऑफ द प्रियम्बल लिख सकते हो। आई मीन देखो, लैंग्वेजेस ऑफ द प्रियम्बल यही से लिया गया है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका प्रियम्बल है, बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि उसके जो जिस वे में लिखा गया है उसको हमने अपने वे में लिखा है, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल वहां से हमने लिया है बेसिकली, ठीक है। और हमने लिया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। रियलिटी में मेरी हैंडराइटिंग ऐसे नहीं है, तो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट माय हैंडराइटिंग एटलीस्ट, ओके। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड बस इतना रखिए। आगे हम अगर बढ़ेंगे तो नीचे स्पेस है नहीं, आपने लिखा ऊपर इरेज करो, बस और 3-4 है वो फिर उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे 4-5 मिनट। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास इंटरेस्टिंग होती है या नहीं मेरी, आप लोग फीडबैक दिया करें सो दैट कि अगर मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके तरीके से आपको पढ़ाऊँ। कोशिश तो यही रहती है, एंड आई डोंट नो आप लोगों को समझ आती होगी नहीं, क्योंकि आप लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं, एंड आई डोंट नो कि वहाँ पे आप लोगों को कैसे लोग, कैसे लैंग्वेज, क्या क्या मिलता होगा। आई एंड बेसिकली आई बिलोंग टू बिहार, एंड आई होप कि आप लोग मेजर मेजर आई होप, क्या मुझे लगता है कि मेजोरिटी आप लोग बिहार से ही हैं, बट बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से हैं, कुछ कश्मीर से, कुछ जम्मू से, कुछ हिमाचल, कुछ कहीं कहीं से हैं, ठीक है। टीचिंग स्टाइल एक्सेलेंट, लाइक भाई कल बहुत परेशान थे, आपकी क्लास देख के मूड फ्रेश हो गया, वाओ, थैंक यू। आज मूड ऑफ हो गया, वेस्ट बंगाल से भी हैं, वेरी गुड। चलिए हम थे मैं ऑस्ट्रेलियन कंसिजन हमने कर दिया, तो हम चलते हैं। देखिए रशिया नहीं था, फॉर्मर यूएसएसआर बोल दीजिए, या थैंक यू, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फॉर्मर यूएसएसआर से हमने क्या किया लिया, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, लिख दो यहाँ पे कंस्टिट्यूशन, ठीक है, ये नहीं कि यूएसएसआर से लिया, फॉर्मर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, या अब रशिया है लेकिन उस टाइम यूएसएसआर था। तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होने चाहिए, रेस्पेक्ट करना फ्लैग की। 5 ईयर प्लानिंग भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। और आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है प्रियम्बल में, पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, ये सभी हमने यहीं से ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। पहले जेएनयू का सिलेबस था 15 कंट्री का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड थोड़ा बहुत जो भी जनरल नॉलेज है वहाँ का वो पढ़ना, तो बहुत मज़ा आता था। मैं पढ़ाता था फॉरेन अफेयर्स, मतलब वर्ल्ड जो भी वर्ल्ड कंट्रीज के जीके जीएस है मैं पढ़ाता था अच्छे से, तो उस टाइम आपको समझ आता है ये वीमर क्या है बेसिकली। तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, अभी फिलहाल सिलेबस अब चेंज हो गया तो वो आपके लिए रेलिवेंट है, जब यूपीएससी की तैयारी करिएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप समझ जाइएगा, ठीक है। इससे हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के
कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आगे हम अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमने क्या लिया है, कहाँ से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया ये भी देख लीजिए। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, विट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ, एक मिनट, प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा। ठीक है, एंड इसी कंट्री से हमने, आई मीन इसी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये भी लिया है अमेंडमेंट का, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने यहीं से लाया है, आई मीन लिया है। एंड द लास्ट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हमने क्या लिया भाई साहब, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, याद होनी चाहिए आपको, रिपब्लिक, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ, इतने कंट्री से क्यों लिया गया, ताकि आपका डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। जितना डाइवर्सिटी इंडिया में है ना, उतना ज्यादा आई डोंट थिंक कहीं होगा। ठीक है, यहाँ हर 2 कदम पे एक लैंग्वेज बदल जाती है, हर 2 कदम पे एक स्टेट बदल जाता है। इस वजह से हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे ह्यूमन राइट्स को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे आपस में भाईचारे को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे समाज में क्रिमिनल सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए, और बहुत सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को सही से काम करने के लिए, ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक और ले लीजिए, जापान, जापान को ही मत भूलिए, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, चलिए यहीं पे आपकी क्लास मैं ओवर करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी दुख दर्द परेशानी हो आज की क्लास में, यू कैन आस्क, और अगर नहीं तो यू मे लीव नाउ। थैंक यू। लिख लिया ना सबने? थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज नहीं होता है भाई, अल्लाह हाफिज होता है। सर व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? तबस्सुम रजा, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बहुत चीजें ऐसी देखी होंगी जो आपको दिमाग से ऊपर गया होगा, डोंट वरी। तो वो चीजें आपको मैं आगे, जैसे लाइक नेक्स्ट क्लास में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द प्रियम्बल, देन मैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, देन आई विल गो टू द अमेंडमेंट प्रोसेस, देन आई विल गो टू द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन टेरिटरी एंड अलग अलग जो कमिटीज थे, लाइक फजल अली कमीशन, जेवीपी कमिटी, एंड सिटीजनशिप पे भी जाएंगे हम, फिर जाएंगे फंडामेंटल राइट्स पे जाएंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाएंगे, देन आफ्टर आई विल गो टू पार्लियामेंट ऑल्सो, देन आफ्टर आई विल गो टू जो आपने रिट्स बताया था, लाइक हेबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो, ये सब पे भी जाएंगे, डीपीएसपी पे भी जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बाकी क्लियर है? सुन रजा, आपका क्लियर है, अच्छी बात है, बाकियों को भी क्लियर होना चाहिए ना। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।